Hello viewers, I Dr. SVK Lal welcome you all in this YouTube channel. If you are new one, please subscribe this channel. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत सारी ज्ञान की बातों को इस चैनल के माध्यम से जानने का आपको मौका मिलेगा। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ऑर्गेन सिस्टम कैसे बनता है? तो ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेन से बनता है और ऑर्गेन टिश्यू से, और टिश्यू सेल से। सेल क्या होता है? तो स्मॉल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे मतलब इसको अगर डिफाइन किया जाए तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये सबसे छोटा यूनिट है सेल। और कहीं कहीं आप देखेंगे हाई लेवल में कि जो मॉलिक्यूल्स है उसको भी मतलब सबसे जो छोटा पार्ट के रूप में दिखाया गया है, या एटम लेवल पर भी। लेकिन मतलब इस लेवल पर आप इसको समझिए कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। और सेल क्या करता है कि एक ही तरह का ग्रुप ऑफ सेल जो है सो ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? तो टिश्यू बनता है। और फिर टिश्यू जो कॉलेक्टिवली कौन सी का फॉर्मेशन करता है? तो ऑर्गेन का। और फिर ये जो ऑर्गेन है दैट डिफरेंट ऑर्गेन्स इन टर्न वर्किंग टुगेदर फॉर ए सर्टेन मेजर एक्टिविटी फॉर्म एन ऑर्गेन सिस्टम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये ऑर्गेन है सो एक खास तरह के काम को करते हैं फॉर ए सर्टेन मेजर एक्टिविटी। एक साथ जब ये ऑर्गेन काम करते हैं तो बनता है ऑर्गेन सिस्टम। जैसे कि मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम लीजिए, तो इसमें स्किन भी होता है, ओरल कैविटी होता है, फूड पाइप होता है, ओसियोफेगस, स्टोमेच होता है, पेंक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो ये सब मिला करके बनता है। तो इसमें कितने सारे ऑर्गेन लगते हैं, कितने सारे टिश्यूज लगते हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो आदमी में अगर हम मतलब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि 7 जो है आपको ऑर्गेन सिस्टम है। तो सबसे पहले हम चर्चा माने ये सिस्टम की नाम की बात करें तो इसमें आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओरल कैविटी से शुरू होता है और एनस तक ख़त्म होता है। इसका काम ये जो है डाइजेशन में मदद करता है। तो इसमें भोजन का सबसे पहले मुंह में भोजन लेते हैं तो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है भोजन का। और उसके बाद फिर ये ओसियोफेगस के माध्यम से स्टोमेच में पहुंचता है। स्टोमेच में से क्या निकलता है? उसमें से जो पाचक रस निकलता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, वो भोजन को पचाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। उसमें जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रहता है उसको मार देता है। फिर भोजन पेंक्रियाज होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जो अपच भोजन है वो एनस के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और कन्वर्सन ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गेन होगा? तो माउथ होगा, ओरल कैविटी से शुरू होगा, उसके बाद फिर टीथ होगा, और उसके बाद फिर इसमें जो अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से संक्षेप में टीथ की, तो हमारे मुंह में जो 3 तरह के दांत होते हैं, या मतलब 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर। तो इसमें जो लास्ट पेयर है मोलर टीथ का उसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं। फिर अगर हम टंग, उसके बाद फिर इसमें टंग आता है। टंग जो है मस्कुलर ऑर्गेन है जो मुंह में के भीतर होता है। इससे भोजन के टेस्ट का पता चलता है, भोजन को सोलो करने में मदद करता है, और फिर जो भोजन को मिक्स करता है, भोजन में जो स्लाइवा आता है वो भी उसको पचाने में मदद करता है। फिर बोलने में मदद करता है ये टंग। और टंग में टेस्ट बड होते हैं, जो छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, इनको हम टेस्ट बड कहते हैं। ये जो टेस्ट बड हैं
ये टेस्ट बर्ड सेंड मैसेज टू द ब्रेन व्हिच इन टर्न टेल अस द टेस्ट ऑफ द फूड। इसके बाद हम इस चर्चा करते हैं सेलिवरी ग्लैंड का। तो सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और सलाइवा क्या करता है कि भोजन को सॉफ्ट करता है, फूड को, और उसको मॉइस्चन करता है और सॉफ्ट करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। इसके बाद जो फूड पाइप, जिसको हम ओसियोफेगस भी कहते हैं, ये 30 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और मतलब ये फूड पाइप और माउथ और स्टोमेज को कनेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोमेज का। तो स्टोमेज एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। फूड जब यहाँ पर जाता है तो पेस्ट लाइक सबस्टांस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर इन द स्टोमेज द फूड गेट्स मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस। तो उसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है अमाशय से, मतलब स्टोमेज से, और फिर वो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन में। उसके बाद फिर आता है इसमें लीवर और पेंक्रियास। तो ये जो ग्लैंड हैं वो एसोसिएट, दिस आर द लीवर एंड पेंक्रियास एसोसिएटेड। Liver and pancreas are two associated glands which greatly help the process of digestion. The liver is our body's largest gland. It is dark brown in color and weighs about 1.5 kilogram. It secretes a brownish green fluid cloud called bile juice. इसके बाद इसमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है। इट इज़ हाईली coiled ट्यूब नियरली 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 7 मीटर इन लेंथ। तो भोजन, द फूड न्यूट्रिएंट्स दस प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब देन इंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो शरीर के सारे भागों को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसके बाद द लोअर एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स इनटू ए वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ये 1/2 मीटर लॉन्ग होता है और 7 मीटर इसका डायमीटर होता है। Unlike the small intestine, the large intestine is wider and shorter. The large intestine helps in absorption of water from undigested food, which is then pushed out as waste. तो मल के रूप में यहाँ से बड़ी आंत से लार्ज इंटेस्टाइन से भोजन माने उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से भोजन आता है एनस में, वहाँ से अनडाइजेस्टेड जो सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है is eliminated from the body through the external opening called anus. तो लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ होता है एनस से, जिससे कि पैखाना स्टूल पास होता है, पोटी निकलता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम। इसमें आता है नेजल कैविटी, फेरिंग्स, विंड पाइप और लंग्स। इसके बाद हम चर्चा करते हैं डायफ्राम का। तो लंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए डायफ्राम एंड द मसल्स बिटवीन द रिब्स ऑफ द चेस्ट वॉल दैट कॉजेज द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, दस ब्रीथिंग टेक्स प्लेस। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो जब डाइजेस्टेड फूड से नरिशमेंट होता है और फ्रेश ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है और ये ऑक्सीजन जब माने लंग्स में पहुंचता है तो क्या होता है, लंग्स जो एकदम कत्थई रंग का होता है, एकदम उसमें सघन रक्त नलिकाओं का जाल होता है, ब्लड वेसल्स सबका, और उसमें मिल करके जा करके जो ब्लड में रहता है हेमोग्लोबिन, उससे मिल करके ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में ये दौड़ते रहता है। तो ये द ब्लड सर्कुलेटिंग इन द बॉडी कीप्स ऑन कैरिंग फ्रेश नोरिशमेंट एंड ब्रिंगिंग बैक वास्ट प्रोडक्ट्स। फिर वहाँ पर जो पूरे शरीर में जो ब्लड घूमते रहता है तो उसका हेमोग्लोबिन शरीर के
कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर उसको लंग्स में फिर वो अलग अलग हो जाता है, फिर नोजल कैविटी से उसको निकाल दिया जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन। ब्रेन का वजन कितना होता है? तो 1.35 ग्राम होता है। और ब्रेन क्या करता है? तो द ब्रेन कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। द राइट पोर्शन ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, whereas the left portion of the brain controls the right part of the body। पूरे शरीर में जितना भी नियंत्रण है, समन्वय है, पूरा जितना भी हमारा सबका कंट्रोल कौन करता है? तो ये नर्वस सिस्टम ब्रेन करता है। तो ब्रेन का जो वजन होता है 1.35 किलोग्राम होता है। और ब्रेन क्या करता है? तो जितना ब्रेन में दो भाग होते, एक दायां तरफ और एक बायां। तो राइट हैंड साइड जो होता है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट पोर्शन जो ब्रेन का होता है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर हम देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्पाइनल कोड। आप देखते हैं ना कि कोई आदमी सब गिर गया या उसको पाँव में चोट लग गई, या मतलब ये रीढ़ में चोट लग गई, तो उसका पूरा नीचे से कमर से नीचे का पाँव बेकार हो जाता है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और it runs inside the vertebral column। The spinal cord is about 50 centimeter long। It carries messages from the brain to all part of the body and from the body parts back to the brain। इसके बाद इसमें आता है नर्व्स। नर्व सेल जो होता है वो मैसेज सबको कैरी करने का काम करता है, और मतलब द मैसेज ट्रेवल्स थ्रू द सेल एज ए स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट। स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में मैसेज ट्रेवल करता है, और ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम नर्व मसल्स कहते हैं। अब इसमें जो नर्व्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंसरी नर्व्स और दूसरा होता है मोटर नर्व्स। इसके बाद इसमें नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन भी आता है, और सेंस ऑर्गन में क्या सब आता है? तो नोज, टोंग, स्किन, आइज और ईयर, ये सब आता है हमको सेंस ऑर्गन में आता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम का। इसका काम होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट का निष्कासन करना। इसमें आता है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स और यूरेथा। यूरेथा जो होता है स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके द यूरेथ्रा इज ए स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच द यूरिन गेट्स डिस्चार्ज। इससे के माध्यम से पेशाब बाहर निकलता है। अब इसके बाद इसमें स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसमें लिगामेंट आता है, टेंडन आता है, बोन आता है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। मेल में स्पर्म होता है, और मतलब फीमेल में एग्स होता है, और स्पर्म का और एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी समझ सकते हैं। और इसमें in male they have a pair of testes and in female a pair of ovaries।